स्वातंत्र्योत्तर भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को समझने के लिए जिस एक शख्स के विचारों और जीवन का अध्ययन किया जाना जरूरी है, उनमें से एक हैं जयप्रकाश नारायण। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, जानेंगे आज ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी कहते हैं, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक रहे। आप जानते हैं कि भारत के समाजवादी आंदोलन के वो शीर्ष नेता थे और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के दौरान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं में से एक थे। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक गांव है सिताब दियारा। वहां पर जेपी की पैदाइश हुई। 9 साल की उम्र में पटना के स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया, जिसके बाद वो पटना कॉलेज चले गए। लेकिन आज़ादी के आंदोलन का प्रभाव उन पर इतना गहरा था कि उन्होंने पटना कॉलेज छोड़कर कांग्रेस द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ में पढ़ना पसंद किया। इसके बाद वो अमेरिका गए और वहां के प्रगतिशील माहौल में उन्होंने मार्क्स, लेनिन, प्लेखानोव और रोजा लग्जमबर्ग जैसे रचनाकारों का अध्ययन किया। जेपी 27 साल की उम्र में वापस भारत लौटे। जेपी वापस लौटने के बाद जब गांधी से मिलने वर्धा पहुंचे तो उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई। नेहरू ने उन्हें इलाहाबाद में कांग्रेस के लेबर रिसर्च डिपार्टमेंट का चार्ज संभालने के लिए कहा। जेपी उस समय मार्क्सवादी हुआ करते थे और गांधी से उनकी कुछ असहमतियां थीं। लेकिन आंदोलन में जब कम्युनिस्टों के कांग्रेस विरोधी भूमिका को उन्होंने देखा तो उन्हें यह पसंद नहीं आया और उन्होंने कांग्रेस का साथ देना पसंद किया। साल 1932 में उन्होंने कांग्रेस के महामंत्री के रूप में देश में संघर्ष का संचालन किया। इस समय गांधी और नेहरू समेत कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जेपी भी गिरफ्तार हुए और नासिक जेल चले गए। यहां उनकी मुलाकात मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता जैसे लोगों से हुई। इन नेताओं की आपसी बातचीत और विचार विमर्श का परिणाम ये हुआ कि आगे चलकर कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। साल 1942 में जब गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया तो जेपी उस समय जेल में थे। वो जेल की दीवार फांदकर भाग निकले। लेकिन गांधी की रणनीति के विपरीत जेपी आज़ादी के आंदोलन में हथियारों के इस्तेमाल को शुरुआत में पूरी तरह से गलत नहीं मानते थे। उन्होंने नेपाल जाकर आज़ाद दस्ते का गठन किया और उसे प्रशिक्षित किया। उन्हें एक बार फिर पंजाब में चलती ट्रेन में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान लोहिया भी गिरफ्तार हो चुके थे। इसके बाद जब अंग्रेज सरकार से समझौता चल रहा था, संभवतः कैबिनेट मिशन की बात है, तो गांधी ने यह साफ कह दिया था कि जब तक डॉक्टर लोहिया और जेपी की रिहाई नहीं होती, अंग्रेज सरकार से कोई समझौता मुमकिन नहीं है। आपको बता दूं कि 1946 में जब ये दोनों रिहा हुए तो नायकों की तरह इनका स्वागत किया गया था। शुरू में जेपी मार्क्सवाद से प्रभावित थे, जैसा मैंने आपको बताया, और कुछ मसलों पर गांधी के आलोचक भी रहे। लेकिन बाद में उनका रुझान जो है वो गांधीवाद की तरफ होता चला गया। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिगत कार्रवाइयों के कारण जेपी एक बहुत बड़ी हस्ती बनकर उभरे थे। इस संघर्ष में उन्हें जनता और कार्यकर्ताओं के बीच लोकनायक की उपाधि मिली थी। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि खुद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। 50 के दशक में उन्होंने जनता की सीधी भागीदारी वाले लोकतंत्र और रेडिकल डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण के पक्ष में कुछ सिद्धांत पेश किए, जिन पर काफी बहस हुई। बाद में उनका सक्रिय राजनीति से मोहभंग हो गया तो उन्होंने सर्वोदय का दामन थामा। सर्वोदय आंदोलन के बारे में आप जानते हैं, विनोबा भावे के नेतृत्व में सर्वोदय आंदोलन चला था। 1960 के दशक में जेपी ने बनारस में गांधी अध्ययन संस्थान की स्थापना की और स्माइल इज ब्यूटीफुल जैसे नारा देने वाले फ्रिट्ज शुमाकर को उसका निदेशक बनने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि शुमाकर भारत नहीं आ पाए थे, लेकिन इस संस्थान के अध्ययन कार्यक्रम पर उनकी छाप दिखाई पड़ी थी। अब आते हैं आज़ादी के बाद के उस वाकये पर जिसके कारण जेपी की सक्रिय राजनीति में एक बार फिर वापसी हुई। आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी की बागडोर अपने हाथ में तो ले ली थी, लेकिन चुनावी राजनीति से उनका मोह भंग हो गया था। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। उनकी आत्मकथा है मेरी विचार यात्रा, कभी समय मिले तो पढ़िएगा। तो साल 1970 की शुरुआत में जेपी ने बिहार में ग्राम दान का प्रयोग किया। इसके बाद इसी दशक में जेपी की राजनीति में ऐतिहासिक वापसी हुई। चंबल घाटी के डाकुओं से हथियार डलवाकर जेपी ने इतिहास रच दिया था।
जेपी के लिए किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के केंद्र में लोकतांत्रिक विचारों का समावेश या जनता की इच्छा का हमेशा महत्व रहता था और इसी आधार पर उन्होंने सरकार के कामकाज के मूल्यांकन की वैधता को भी देखा। यही कारण है कि 1977 में जेपी की देखरेख में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर जनता पार्टी का निर्माण किया, जो कांग्रेस को हराकर दिल्ली में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार के रूप में स्थापित हुई। आपको याद होगा, जेपी के नेतृत्व में चले बिहार आंदोलन की संपूर्ण क्रांति की आवाज के कारण इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने के लिए आपातकाल लगा दिया था। तब जेपी ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों से मिलकर बनती है संपूर्ण क्रांति। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने बिहार में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। उनके नेतृत्व में पीपल फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीता था। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और उसके अंतर्गत जेपी समेत करीब 600 विरोधी नेताओं को बंदी बनाया गया था और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी थी। ये बातें आप बखूबी जानते हैं। लेकिन जेपी ने जो सत्ता परिवर्तन कराया, बावजूद उसके वो खुद सत्ता और सरकार से दूर रहे। एक बार नेहरू ने भी उन्हें सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जिसे जेपी ने ये कहकर मना कर दिया था कि उनकी सरकार गांधीवादी कार्यक्रमों के प्रति संवेदनशील नहीं है। वैसे एक समाजवादी चिंतक के रूप में जेपी के विचार ना तो पूरी तरह से गांधीवादी खांचे में फिट होते हैं और ना ही उन्हें उदार या मार्क्सवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। चुनाव पर आधारित लोकतंत्र को वो पूरी तरह से जनता की इच्छा का प्रतिबिंब भी नहीं मानते थे। उनका कहना था कि सभी तरह की सत्ता सीधे सीधे जनता के हाथ में होनी चाहिए। यानी आज़ादी के बाद जेपी ने भारतीय लोकतंत्र के लोकतांत्रिक होने पर सोचना शुरू कर दिया था। साल 1957 में उन्होंने एक लेख लिखा था, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, जिसमें उन्होंने समाजवादी सिद्धांत और कार्यक्रमों की विस्तृत आलोचना की थी। यहाँ उन्होंने लोकनीति को राजनीति से बेहतर बताया था। उन्होंने भारत जैसे बड़े देश में विकेंद्रीकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य और ग्राम सुधार जैसे कार्यक्रमों पर जोर दिया। 1974 में जब जेपी ने जन आंदोलन का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारने के लिए जन कार्यवाही का आह्वान भी किया था। उनकी मांग भ्रष्टाचार खत्म करने की थी, चुनाव सुधारने की थी, महंगाई कम करने की थी, शिक्षा व्यवस्था बदलने की थी, बेरोजगारी खत्म करने की थी। ये सारे सवाल ऐसे थे जो आज भी जस के तस खड़े हैं। इस आंदोलन में विपक्षी पार्टियां बड़े पैमाने पर भागीदार तो रहीं, लेकिन छात्र और नौजवान इस आंदोलन की प्रमुख उभार थे। इन युवकों ने दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत की संभावनाओं को बाद में तलाश किया। 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा समाज सेवा के लिए रेमॉन मैग्सेसे पुरस्कार से भी वो सम्मानित हुए। और अब आज का सवाल। लोकनायक जयप्रकाश ने जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था तो उसके साथ उन्होंने एक प्रसिद्ध कविता कोट की थी। कविता की वो पंक्तियां नारा बन चुकी थीं। आपको बताना है कि वो 2 पंक्तियां कौन सी हैं और किसने उन पंक्तियों को लिखा है। उस कवि का नाम भी बताइए। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए ध्येय IAS के YouTube चैनल को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। इसके अलावा ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। ये सभी पॉडकास्ट JioSaavn और Spotify जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।